भारतीय रेल 1853 से और अब तक एक गाड़ी की यात्रा से आज हम 14,000 ट्रेन रेल, जिसमें 8,000 सवारी गाड़ियां हैं। सवारी गाड़ियों का और उच्च गतिमान राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, दुरंतो जो कि ICF, LHB और ट्रेन सेट वंदे भारत के कोचों से सुसज्जित है। इनकी तीव्र गति, सुरक्षित यात्रा और यात्रियों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा किस प्रकार होगी जब इनका हम एक सफल, सुरक्षित और तर्कसंगत अनुरक्षण करेंगे। भारतीय रेल सदैव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पालन करता है, जिससे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस न्यूनतम हो। इस संदर्भ में रेलवे बोर्ड ने तीव्र गतिमान या पैसेंजर गाड़ी MEMU, EMU तक के लिए मेंटेनेंस का पॉलिसीज डिसाइड किए हैं। तो RPC4 2017 की जो मेंटेनेंस पॉलिसी है, उसमें विशेष रूप से दूरी के अनुपात को मुख्य बिंदु मानकर हमने इनका मेंटेनेंस संरक्षण पूरे भारतीय रेल में अनुपालन किया है। इस संदर्भ में मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय रेल शताब्दी जैसी कम दूरी और राजधानी जैसी लंबी दूरी की यात्राओं को उनकी दूरी के तय दूरी के अनुपात में उचित समानुपातिक अनुरक्षण मिले, इसके लिए इस RPC4 के माध्यम से प्रतिबद्ध हुआ। आइए अब इस RPC4 के विषय में, कोचिंग स्टॉक के मेंटेनेंस के विषय में हम एक अध्ययन करें। भारतीय रेल जो भारत की जीवन रेखा है, इसके बिना आप कल्पना कीजिए तो आपको इसका महत्व पता लग जाएगा। ठीक है ना। किसी चीज का महत्व कब पता लगता है? जब वो चीज हमें ना प्राप्त हो। तो कोई भी व्हीकल, चाहे वो ऑटोमोबाइल में हो, चाहे वो वायुयान हो या भारतीय रेलवे, सबका एक मेंटेनेंस पैटर्न है और उन सबकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे ज्यादा प्रधानता दी गई है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को, जो अचानक होने वाले फेलियर को रोके। तो भारतीय रेल में कोचिंग स्टॉक में 2000 से पूर्व एंड टू एंड, मतलब प्राइमरी एंड पे प्राइमरी मेंटेनेंस और सेकेंडरी एंड पे सेकेंडरी मेंटेनेंस या टर्मिनेटिंग जो भी था, दो प्रकार का ही मेंटेनेंस था। तो जब जब वैक्यूम से हम एयर ब्रेक पे आए और ICF से हम काफी कोचों का LHB कोच में स्विच ओवर कर चुके या वंदे भारत में स्विच ओवर कर चुके, तो फिर इस मेंटेनेंस का भी एक पैटर्न बदला। ठीक है ना। जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हमने इसलिए मेंटेनेंस पैटर्न ऑफ कोचिंग ट्रेन्स का रेलवे बोर्ड के RPC4 रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4, इसमें यह बताया गया कि सवारी मतलब रोलिंग स्टॉक के कोचिंग स्टॉक में, रोलिंग स्टॉक, लोको, फ्रेट स्टॉक और कोचिंग स्टॉक का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का आवृत्ति क्या हो। तो इसका इंट्रोडक्शन 2001 में सर्वप्रथम हुआ। क्यों हुआ इसका मेंटेनेंस, इसको भी समझें। तो जो पहले का पैटर्न था, उसमें क्या हो रहा था कि जैसे कोई शताब्दी गाड़ी नई दिल्ली से देहरादून जाती थी, टोटल उसका जो डेस्टिनेशन का जो किलोमीटर था वो 500 या 700 किलोमीटर था। तो वो हर ट्रिप के बाद, राउंड ट्रिप के बाद, फिर उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 6 घंटे का पिट पर, वॉशिंग लाइन पर होता था। लेकिन जो गाड़ी, अब समझिए, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाएगी
तो वो 500 किलोमीटर कितना, 500 किलोमीटर जो शताब्दी ने 500 उसका 10 गुना से भी ज्यादा उसको डेस्टिनेशन तय करने पड़ेगा, दूरी तय करनी है, और उसके बाद वहां उसका सेकेंडरी मेंटेनेंस होगा। और लौटने के बाद माना इतने समय बाद वो लौटेगी, तब उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 6 घंटे का किया जाएगा। तो आपने इस उदाहरण से समझा कि कम दूरी वाले को भी उतना ही मेंटेनेंस, और उससे जो 10 गुना ज्यादा जा रहा है उस कोचिंग रेक को भी उतना ही मेंटेनेंस, जबकि वियर एंड टियर तो सब में बराबर ही होगी। तो इस प्रकार रेलवे बोर्ड ने ये रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर 4 के तहत 2001 में सबसे पहले आया था, इसमें क्लासिफिकेशन किया गया राजधानी शताब्दी इस तरह के कोचिस ट्रेन रेक्स का, उसके बाद कि किस प्रकार उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाए, उसकी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट दी जाए। उसके बाद 31 जनवरी 2007 में इस 2001 का रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर 4 का 2007 में रिवीजन किया गया, इसको प्रथम रिवीजन भी कहते हैं। और फाइनली 2017 में जब हम धीमे 2007 के बाद एलएचबी कोच का बोलबाला हो चुका था, सब कुछ एयर ब्रेक 2000 के तक जो है सब तक हम एयर ब्रेक में स्विच ओवर कर चुके थे, एलएचबी आई, और 2017 तक इसका पुणे रेलवे बोर्ड ने आरपीसी 4 का सेकंड रिवीजन 14 जून 2017 को इस पत्र के माध्यम से किया, जिसके अनुसार वर्तमान में सभी प्रकार के कोचिंग स्टॉक का मेंटेनेंस किया जा रहा है। तो आइए समझे, ये तो आपने समझा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, आरपीसी 4 का क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द कोचेस, कोच की मेंटेनेंस रख रखाव, और प्रिवेंटिव मतलब निवारक जो फेल होने से पहले एक निश्चित समय पर हम किसी रेक की किसी कोच का मेंटेनेंस करें। जिस प्रकार हम कोई गाड़ी स्कूटी खरीदें तो एक निश्चित समय अंतराल बाद उसकी सर्विस होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार क्योंकि कोचिंग स्टॉक मानव जीवन का बहुमूल्य, मानव जीवन को जो है ना परिवहन करता है, तो इसलिए इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। तो किसी भी ट्रेन का किस प्रकार हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, कितनी दूरी कितने समय बाद करना है, जिससे उसकी सुरक्षा और संरक्षा और विश्वसनीयता बनी रहे। तो इस प्रकार आरपीसी 4 का, अब ये आरपीसी 4 की तो आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की प्रभाव अब क्यों जरूरत पड़ती है, पर्पज क्या है, इंश्योर पैसेंजर सेफ्टी। जब हम एक निश्चित समय अंतराल पर, अब आप देखिए जिसमें OMRS इत्यादि ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक क्या है, ये भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक टूल है। क्या करता है, ये भी सुरक्षा करता है, चलते हुए हाई स्पीड कोच पे भी उसकी बेयरिंग और व्हील की कंडीशन बनाता है। तो आरपीसी 4 का टोटल पर्पज इंश्योर पैसेंजर सेफ्टी, महत्वपूर्ण जो मानव जीवन है, अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी सुरक्षा, इंप्रूव ट्रेन रिलायबिलिटी। आज भी लोग देखते हैं कि शताब्दी को देखकर पानीपत से जब चंडीगढ़ देहरादून कालका शताब्दी गुजरती है, लोग घड़ी मिलाने लगते हैं कि 6:15 हो गए, देहाती लोग दूर से घड़ी मिला लेते हैं कि 6:15 हो गई, तो ट्रेन ये शताब्दी चंडीगढ़ शताब्दी जा रही है, ये इतने बजे हैं, ठीक है ना। तो रिलायबिलिटी कैसे होगी, यदि रोज बीच बीच में कभी आपका ब्रेक पैड खराब होगा, कभी डीवी खराब होगा, कभी व्हील खराब होगा, तो क्या होगा, बीच में ही गाड़ी खड़ी रहेंगी, और होती भी है कई बार तो डिले होता है, कितना आदमी को समस्या होती है, सुरक्षा कितनी खराब होती है। देखिए इनहेंस पैसेंजर कंफर्ट, यदि आप पैसेंजर को अच्छी साफ सुथरी, देखो आरपीसी 4 में इंटरनल एक्सटर्नल क्लीनिंग का भी उल्लेख है कि ये कब कब होनी है, ओबीएचएस की क्या क्या ड्यूटियां हैं, ऑन कॉल जो है आपको सफाई करने जाना पड़ेगा। यदि ओबीएचएस स्टाफ है, यदि कोई समस्या है
तो आपको अंडर गियर भी चेक करना पड़ेगा। तो ये सब पैसेंजर कंफर्ट में आता है, आदमी को सुरक्षित रहता है। कोई यात्री रेलवे में लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की, हमारे मेंटेनेंस की, ट्रेन मैनेजर के कारण ही तो सुरक्षित यात्रा करता है। रात को सोते हुए उसे विश्वास है कि सारा सिस्टम बहुत ही उच्च कोटि का है। तो अब आपने आरपीसी 4 का पर्पज पढ़ा, अब इसकी गाइडलाइंस क्या है, क्या दिशा निर्देशन इसमें दिए गए हैं। जो मैंने कहा था ना, पुराने समय में हर ट्रेन का जब लौटेगी प्रिवेंटिव पिट पे होगा या दूसरे एंड पे होगा, तो इसमें क्या होता है, जो रेशनलाइज सिस्टम ऑफ एंटरिंग कोच स्टॉक इन ओपन, जो ओपन लाइन है, जो डिपो उसको डेली मेंटेनेंस करते हैं, उसको यूजेस डिस्टेंस एज द प्राइमरी मेजर, मतलब उसका जो यात्रा के दौरान उस ट्रेन रेक ने जितनी दूरी तय की है उसका एक अनुपातिक मेंटेनेंस है ये। ऐसा ना हो जैसे मैंने बताया था, देहरादून शताब्दी तो 500 किलोमीटर में ही 6 घंटे का मेंटेनेंस ले रही है, और डिब्रूगढ़ राजधानी 5000 किलोमीटर जाके भी उतना ही ले रही है। ठीक है, तो इस चीज को, डिस्टेंस को मुख्य मेजर किया गया। ठीक है ना, ओपन लाइन के लिए। ये आरपीसी 4 कहां के लिए है, ओपन लाइन के लिए, जो सीएनडब्ल्यू जिसको मेंटेन कर रहा है। और ऑल टाइप ऑफ स्टॉक, पैसेंजर ट्रेन विद ऑल टाइप ऑफ स्टॉक, आईसीएफ, एलएचबी और वंदे भारत की भी अब गाइडलाइंस आ चुकी है। ठीक है, उसका गाइडलाइन थोड़ा इससे अलग है, उसकी एक सेपरेट गाइडलाइन है, लेकिन वो आरपीसी 1A के तहत ही उसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है ना, एक तो सभी प्रकार के स्टॉक के लिए है, आईसीएफ, एलएचबी, मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन के लिए भी 2 तरह का है, जिसमें पैसेंजर के लिए शौचालय है वो अलग, और दूसरे किस्म का अलग, नॉन टॉयलेट वाले का, जिसमें शौचालय नहीं है उसका अलग। ठीक है ना, बाकी इसमें यह भी क्लियर कर दिया कि प्राइमरी मेंटेनेंस, जो प्राइमरी मेंटेनेंस जिसमें शेड्यूल्स होंगे सब कुछ, वो ओनिंग डिपो पे, जो उसका प्राइमरी डिपो, हर डिपो को, हर कोच, हर ट्रेन का एक ओरिजिनेटिंग रेलवेज होता है, रेलवे पे डिपो में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, जैसे सारी शताब्दी, अधिकतर शताब्दियां, ठीक है ना, कालका शताब्दी हमारे नई दिल्ली में है, देहरादून शताब्दी हमारी नई दिल्ली में। तो इस तरह का एक ओनिंग डिपो है। और आरपीसी 4 में एक क्लियर है कि किलिंग, इंटरनल किलिंग दोनों एंड पर होगी, क्योंकि जहां से सवारी गाड़ी सवारी उतरेंगी, दूसरे एंड पर फिर पुनः उसको यात्रा के लिए सुसज्जित किया जाएगा। ठीक है ना, और डिस्टेंस बेस्ड डिफरेंशिएशन, ये हमेशा आप, मैं ये चीजें पहले क्लियर क्यों कर रहा हूं कि आप बार बार कंफ्यूज ना हो। आईसीएफ के लिए 3500 है और एलएचबी रेक के लिए 4000 किलोमीटर क्यों है? भाई दोनों ट्रेनें हैं, तो ये ध्यान रखिए। हमने बताया था ना, एलएचबी में मेंटेनेंस अपेक्षाकृत बहुत कम है। किस प्रकार कम है? इसमें डैशबोर्ड ऑयलिंग नहीं, साइड बैरियर ऑयलिंग नहीं, इसके इतने सारे बुशेस नहीं है। ठीक है, ब्रेक जो है, ब्रेक ब्लॉक का जो वेयरिंग का जो रेट है वो आईसीएफ में एलएचबी की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इसलिए डिफरेंशिएट किया गया है, इसको आप क्लियर समझ लें। और इसके बाद आरपीसी 4 में भी है, एक तरफ कितना दूरी तय कर रही है, रिटर्न दोनों तरफ राउंड ट्रिप कितना है, टोटल ट्रेवल कितना है। देखो, सिंगल एक तरफ, रिटर्न और टोटल, इसमें इन सब चीजों का बहुत ही स्पष्टता से आपको बताया गया कि आपको कौन सा मेंटेनेंस के मैक्सिमम बीपीसी वैलिडिटी फॉर 7 डेज है। इस केस में मैं आगे बताऊंगा 9 डेज का भी हमारे पास जो डेडिकेटेड पार्सल्स इत्यादि ट्रेनें हैं वो 9 दिन तक भी है, तो उसको हम आगे वर्णन करेंगे। ठीक है ना, अब इसमें प्राइमरी एंड में ये भी आप समझ लीजिए आरपीसी 4 पढ़ने के अंदर कि प्राइमरी एंड क्या है। जहां ओनिंग डिपो है तो प्राइमरी एंड पर क्या क्या उसकी शर्तें हैं। 6 घंटा कम से कम मिनिमम टाइम ऑन द पिट, वॉशिंग लाइन जिसमें प्रॉपर पिट हो,
प्रॉपर वॉशिंग कम मेंटेनेंस पिटलैंड, उसमें क्या होना चाहिए, एडुकेट टेस्टिंग इक्विपमेंट, टेस्ट कौन सा है, आरटीआर हो, प्रेशर लाइन हो, हाई प्रेशर वाटर क्लीनिंग अरेंजमेंट हो। और आजकल तो अधिकतर जो बड़े स्टेशन है उसमें कोच वॉशिंग प्लांट से भी वो सुसज्जित है। और प्रॉपर इसमें स्टाफ हो विद प्रॉपर सुपरविजन। जो यार्ड स्टिक है, हमें जो यार्ड स्टिक मिली है उसके अनुसार आपके पास इंजीनियर्स और स्टाफ भी होना चाहिए। और सेकेंडरी एंड पर क्या होना चाहिए, दूसरी तरफ सेकेंडरी टर्मिनेटिंग, जहां पे यात्रा डेस्टिनेशन हमारा एक तरफ का समाप्त हो रहा है, नई दिल्ली से देहरादून चले, ठीक है ना, तो कम से कम 2 घंटे का लाई ओवर पीरियड होना चाहिए। प्लेटफॉर्म पे या तो प्लेटफॉर्म पे हो या रैक को कोई यार्ड में स्टेबल किया जाए। और उसके बाद उसको लॉकिंग सिक्योरिंग अरेंजमेंट सब कुछ बहुत ही उच्च कोटि का होना है। ये सब आरपीसी 4 में क्लियर किया गया है। तो अब आइए हम आगे अब आरपीसी 4 की रेलवे बोर्ड की दिशा निर्देश के अनुसार जो 14 जून 2017 को हमें प्राप्त हुए हैं, उससे आज भारतीय रेलवे, पूरे भारतीय रेल में रेलवे बोर्ड के इस दिशा निर्देश के अनुसार ही सारा मेंटेनेंस पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसको हम क्रम वाइज समझेंगे। इस प्रकार 14 जून 2017 को रेलवे बोर्ड के जो ये पत्रांक है, इसके अनुसार आपने अपने कोचिंग स्टॉक का पूरे भारतीय रेल में अनुरक्षण मेंटेनेंस करना है। और इसकी बीपीसी इत्यादि, जैसे बीपीसी के विषय में भी एक मैं और महत्वपूर्ण आपको बता दूं, ये 2002 में मैं आपका ध्यान इस तरफ भी इंगित करना चाहता हूं, जो 2001, 2007, 2017 में भी जो भी पॉलिसी के रिवीजन हुए, उसमें भी समय समय पर सीएमआईज कोचिंग मेंटेनेंस की जो पॉलिसीज को रेक्टिफिकेशन हुआ है, कोई और ऐड हुई है, ठीक है ना, तो उसको भी हमने समय समय पर, तो 2002 में आरपीसी 4 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी पीपीसी हम इशू करेंगे उसके ऊपरी हिस्से पर लेफ्ट राइट में उसका मेंटेनेंस पैटर्न, उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनेटिंग, ये सब हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। ये वो संख्या है, लेटर है, और ये इस तारीख का लेटर है रेलवे बोर्ड का, ठीक है ना। तो ये भी बहुत क्लियर कर दिया गया कि जो भी हम बीपीसी इशू करेंगे कि उसके ऊपर वाले कॉर्नर पर सब चीज पहले से ही क्लियर की जाएगी। तो इस पत्र के अनुसार जो लेटेस्ट रिवीजन है, इसमें मेन 2 एनेक्सर दिए गए हैं, जो विभिन्न 2000 के बाद जो पॉलिसी में हमने ऐड किया, उसको फाइनल करने के बाद मेन लाइन ट्रेन मतलब कौन सी, शताब्दी, राजधानी, गतिमान, वंदे भारत और जितने भी हमारी सवारी गाड़ियां हैं, उनके लिए एनेक्सर ए दिया गया जो मेंटेनेंस पैटर्न, और दूसरा एनेक्सर बी, ये मेंटेनेंस पैटर्न मेन लाइन ईएमयू, डीएमयू और ईएमयू ट्रेन के लिए दिया गया। तो ये इस पत्र से हमें क्लियर हुआ। अब आइए इस पत्र के अनुसार एनेक्सर ए के बोर्ड के लेटर 14/6/2007 के अनुसार जो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर आरपीसी 1 कैटेगरी ऑफ ट्रेन कौन सी है, पहले एक बार आप समझ लें ताकि आगे आने वाले बार बार आपको रिपीट ना कराना पड़े। कैटेगरी ट्रेन फर्स्ट में आरपीसी 1 में राजधानी और दुरंतो ट्रेनों को रखा गया, ठीक है ना। तो इसका ये क्लियर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन, जो 6 घंटे का मेंटेनेंस होगा वो प्राइमरी एंड पर होगा 6 घंटे का, ठीक है ना। और उसके बाद अंडर गियर एग्जामिनेशन ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन,
और बोथ एंड जहां पर वो डेस्टिनेशन का टर्मिनेट हो रही है जर्नी, जैसे नई दिल्ली से भुवनेश्वर, तो उस एंड पर भी पिट पर ही, पिट पर किस तरह का मेंटेनेंस होगा, पिट के ऊपर ब्रेक पावर का, इन सब चीजों का मेंटेनेंस पूरा, जो भी घंटे हैं 4 घंटे जैसा भी उसकी अवेलेबिलिटी वहां रहेगी। घंटे बहुत क्लियर नहीं है लेकिन अवेलेबिलिटी मोर देन 2 आवर्स जो लिखा हुआ है। इंटरनल किलिंग ये दोनों तरफ होगी एट बोथ एंड। भाई इंटरनल किलिंग का तो सवारी गाड़ियों में एक ही फॉर्मूला है, प्रारंभिक स्टेशन और गंतव्य के अंत स्टेशन पर तो होगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत इत्यादि जो प्रेस्टिजियस ट्रेनें हैं, जहां OVHS स्टाफ की हमारे पास सेवा है, तो ऑन कॉल भी जब भी जहां भी जरूरत होगी आपको इंटरनल किलिंग का जो छोटा मोटा इश्यूज है, कोई केबिन में गंदगी गिर गई, किसी पैसेंजर से भी कुछ हो गया तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो आधारभूत जानकारी है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। एक्सटर्नल किलिंग एट बोथ है द एंड्स। आप देखें कि राजधानी दुरंतो प्राइमरी सेकेंडरी इंटरमिटेंट दो सभी एंड पर उसकी बाय ड्राइव उसकी एक्सटर्नल किलिंग होती है। तभी इसके लिए हमने जो हाइडेंट से इसको किलिंग करते हैं, कोच वॉशिंग प्लांट से भी होता है। ठीक है ना। अब क्या विद प्रॉपर फैसिलिटीज क्या है, मैंने आपको बताया था ना ऊपर, हाई प्रेशर जेट होना चाहिए, RTR होनी चाहिए, प्रेशर टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए, जहां हो सके वहां वॉशिंग प्लांट्स भी होनी चाहिए। ठीक है। अब इन रूट टर्मिनेटर एग्जामिनेशन का क्या है, इसमें 2 चीजें आप देखिए। पहला 250 से 350, 250 से 350 किलोमीटर के रन के बाद एट द नेक्स्ट नॉमिनेटेड TXR पॉइंट स्टॉपिंग स्टेशन, इसको आप एक बार समझ लें, लोकेशन टू बी डिसाइडेड बाय द रेलवे फॉर ईस्ट ट्रेन। जो जोनल रेलवे में के अनुसार माननीय प्रमुख यांत्रिक अभियंता के निर्देशानुसार आप जानते ही हैं TXR पॉइंट हमारे इन 250-350 के बीच जहां ट्रेन को रुकना है। इन रूट एग्जामिनेशन, इसका क्या अर्थ है कि इन रूट रोलिंग इन सेफ टू रन जब वो खड़ी हो जाए, रोलिंग आउट जब वो अपने गंतव्य की तरफ पुनः यात्रा प्रारंभ करे। ठीक है, तो सभी TXR पॉइंट पे होता ही है, लेकिन इसकी एक दूरी है 250 से 350 किलोमीटर दूर ये होनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट TXR जैसे नई दिल्ली से कुछ ट्रेन कानपुर तक ही जाती है तो वहां पे ये होगा। ठीक है ना। और फिर ब्रेक सिस्टम चेक पीरियड टू स्टार्ट, और जब प्लेटफॉर्म से दोबारा वो अपनी बैक मतलब वापसी की यात्रा करेगी तो कंप्लीट एयरबैग 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2.5-3 जिस तरह भी समय आपको मिला था, 2 घंटे से ज्यादा, पुनः नया BPC इशू होगा। ठीक है ना। और ये फिर इसमें 2009 में फिर दुरंतो के लिए विशेष रूप से निकला था कि राजधानी के रिस्पेक्ट में जहां भी ऑपरेशनल हाल्ट होते हैं, आप जानते हैं ऑपरेशनल हाल्ट जहां से हम अपने यात्री भी चढ़ते हैं और TXR पॉइंट्स हैं, कुछ कॉमर्शियल हाल्ट होते हैं, जैसे कई बार ट्रेनों में खान पान का कुछ और सामान चढ़ना हो तो उसको कॉमर्शियल हाल्ट करते हैं। ऑपरेशनल हाल्ट में जहां पे TXR स्टॉप हो तो वहां पर रोलिंग इन रोलिंग आउट। ठीक है ना। जब गाड़ी प्रेस करे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से या फिर खड़ी हो जाए 10 मिनट या 10 से ज्यादा, वहां वाटरिंग भी होगी, उसका एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर भी लिया जाएगा, बेयरिंग का। ठीक है ना। और फिर रोलिंग आउट पर यह देखा जाएगा कि सुरक्षा के लिए कोई बाधक ना हो, कोई गाड़ी ब्रेक बाइंडिंग में तो नहीं जा रही। तो इस प्रकार आप राजधानी और दुरंतो ट्रेन के मेंटेनेंस का पैटर्न जो RPC 1 के तहत होता है वो समझ गए होंगे। आइए एक BPC के माध्यम से हम इसको समझे। ये कौन सी है, भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, प्राइमरी BPC RPC 1। ये देखिए लिखा पैटर्न क्या है, प्राइमरी है, RPC का पैटर्न 1 प्राइमरी, LHB रेक है। ठीक है ना। BPC नंबर, ये BPC नंबर इसमें क्लियर, उन्होंने नया BPC जारी किया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट को ये आप देख रहे हैं, ये BPC वहां से इशू हो गई। अब एक दूसरी हम देखें RPC 1,
ये मैंने एक मॉडल सा दिया है कि आरपीसी मेंटेनेंस पैटर्न क्या है, मेंटेनेंस अनुरक्षण इसकी जो आरपीसी 1 है, ठीक है ना। ये भी कोई राजधानी है, प्राइमरी एलएचबी बीपीसी नंबर इस प्रकार। और अब आप एक 2052 एक ट्रेन का आरपीसी 1 के सेकेंडरी, ये कौन सी है, राजधानी या दुरंतो। सेकेंडरी मेंटेनेंस में यहां भी आप देख रहे हैं ये बीपीसी नंबर अलग से इशू किया गया है, इसमें ओल्ड वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। तो जैसा मैंने बताया, राजधानी और दुरंतो का दोनों एंड पे नया ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जारी हुआ और इसमें स्पष्ट है आरपीसी 1 के तहत सेकेंडरी एलएचबी रेक है। अब आप आइए, अब हम चले आरपीसी 1A। जैसे राजधानी, दुरंतो, प्रेस्टिजियस और लंबी दूरी की गाड़ियां तिरुगतिमान, उसी प्रकार सेकंड नंबर पर आरपीसी 1A सभी शताब्दी ट्रेन के विषय में इसके मेंटेनेंस को, निवारक मेंटेनेंस को, ठीक है ना, मेंटेनेंस पैटर्न को बताया गया है। तो इसका जो बीपीसी इशू होगा उस पे ये आप मेंटेनेंस पैटर्न वगैरह चेक करेंगे। इसमें फिर लिखा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड शेड्यूल्स, जितने भी शेड्यूल आईसीएफ में एबीसी और एलएचबी में D1, D2, D3 या SS1 वो कहाँ होंगे, एट प्राइमरी एंड। प्राइमरी एंड कौन सा है, जो ओइनिंग है, जो बेस डिपो है, जिस रेलवे और जिस डिपो पे वो नॉमिनेटेड है, जो उसका मालिकाना हक है, ठीक है ना, तो उसी को सब कुछ करना पड़ेगा। और अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम एट पिट लाइन, पिट लाइन पे एक बार आपने 6 घंटे की प्राइमरी यहां दे दी है, तो दूसरे एंड पर शताब्दी को पिट पर ले जाने की आवश्यकता कोई मूलभूत जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वही यार्ड में, स्टेबलिंग लाइन में कई बार प्लेटफॉर्म से ही शताब्दियां आती हैं, आप भोपाल शताब्दी इत्यादि को देख सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनल किलिंग मैंने बताया था, इसका सीधा फॉर्मूला है सभी पैसेंजर गाड़ियों में, इवन जब आप एनेक्सर बी में ईएमयू डीएमयू पर भी जाएंगे तो इंटरनल किलिंग, पैसेंजर एमिनिटी, बोथ हैंड और वाटरिंग। जो राजधानी दुरंतो में जो वाटरिंग है, पैसेंजर एमिनिटी, माना किसी का भाई स्नैक टेबल टूट जाए या निकल जाए तो दूसरे एंड पे होगी, यदि रास्ते में हो जाए तो वेल एंड गुड, इसको तो दूसरे एंड पर होगी। एक्सटर्नल किलिंग, अब जो शताब्दियां हैं, जो शताब्दी कौन सी, जो शाम को लौटकर वापस अपने गंतव्य पे आ जाती है, तो केवल एक्सटर्नल किलिंग प्राइमरी एंड पे होगी। प्राइमरी एंड कौन से थे, जो हमने ऊपर बताया था ना कि 6 घंटे का मेंटेनेंस, वॉशिंग वेल अप्रेन होना चाहिए, हाई प्रेशर जेट होना चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटी हो, प्रॉपर लाइट हो, और साथ में साथ इसकी एयर ब्रेक टेस्टिंग की पूरी सुविधा हो। इन रूट एग्जामिनेशन सेम उसी तर्ज पर है जो हमारे दुरंतो शताब्दी राजधानी में आपने पढ़ा 250 से 350 किलोमीटर, या जो भी टीएक्सआर पॉइंट नॉमिनेट हो जहां सीएमई साफ करें। और टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन कहाँ होगा, टर्मिनेटिंग स्टेशन पर, जहां ये शताब्दी का रेक टर्मिनेट होगा, वहां चाहे कितने घंटे का भी सफर हो, जिस भी हो, उसमें टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन होगा। और इसकी ब्रेक सिस्टम के बारे में क्या है, वो कहता है कि ओनली कंटिन्यूटी चेक इफ स्टेबल एट प्लेटफॉर्म, और क्या किया जाएगा, अदरवाइज ब्रेक पावर कंटिन्यूटी चेक की जाएगी, और उसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के साथ उसको इंडोर्समेंट, ओरिजिनल जो बीपीसी है उसको सत्यापन ही करना है, उसका जो भी बीपीसी है उसको एक तरह से आपको सत्यापन करना है। आइए मैं उदाहरण से आपको देता हूं। तो शताब्दी में दोनों तरफ फ्रेश बीपीसी आपको देने की जरूरत नहीं है, आरपीसी 4 के अनुसार जो आरपीसी 1 का पैटर्न है। आइए आगे समझें। ये एक बीपीसी है, ये है 2044 शताब्दी का है किसी का। तो इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेशन इन्होंने किया है, अभी हाल का है, 12 अगस्त 2024 को नई दिल्ली से ये शताब्दी वापस लौटी है, ठीक है ना। तो इसमें 2045, ठीक है ना, ये नॉर्दर्न में कहीं अंदर अपने अपने
उसमें होने के बावजूद हमें वापसी पर इसको चंडीगढ़ शताब्दी को बीपीसी देनी पड़ेगी, क्योंकि चंडीगढ़ इसका प्राइमरी था, इधर से गई तो हमने इसकी बीपीसी जारी की। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि इसका और दूसरे उदाहरण में और समझिए, ये क्या है, इसमें इस बीपीसी को और क्लियर किया गया है। एक साफ में देहरादून मुरादाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस, देखिए आरपीसी फर्स्ट ए, इसमें बहुत क्लियर है, आरपीसी फर्स्ट ए। मैंने आपको बताया था वंदे भारत शताब्दी का भले ही मेंटेनेंस पैटर्न बिल्कुल अलग है, उसकी दिशा निर्देश अलग हैं, लेकिन बीपीसी हम आरपीसी 1 के अंतर्गत दे रहे हैं, जो 10,000 किलोमीटर और 6 दिन के लिए वैलिडिटी है। आते हुए जब हम यहाँ से देहरादून प्राइमरी से होते हुए आते हैं, देहरादून से आए ना डीडीएन, यहाँ से अपना बीपीसी ओरिजिनल लेके आई और ये लिखा है 10,000 किलोमीटर इन 6 डेज। तो हम क्या कर रहे हैं, वापसी में 9 तारीख की शाम को हमने ट्रेन नंबर लोड इस बीपीसी को 100% सत्यापित किया। ठीक है ना, 100% कंटिन्यूटी चेक्ड, तो अलग से ब्रेक पावर नहीं दिया। 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 9 से गिनेंगे तो 14 तक 6 दिन हो चुके हैं। तो 10,000 किलोमीटर और या 6 दिन में जो पहले हो जाए, इस बात को ध्यान रखिए। रेलवे में हमेशा एक नियम है, सुरक्षा के संबंधित जितने भी मेंटेनेंस हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैं, जो पूर्व में है, जो पहले हो जाए, हम उसको ही मानते हैं। इस प्रकार आपने आरपीसी 1A का पढ़ा, कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट देखे, तो इसमें आपको अलग से ब्रेक पावर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पुराना सर्टिफिकेट जो आप, पुराना मतलब जो सब इशू है, उसी को आप ओरिजिनल इंडोर्स करके वापस गाड़ी को कर सकते हैं। अब हम आरपीसी 4 के आरपीसी 2, सीरियल नंबर तो तीसरे पे रहेगा, पहले राजधानी दुरंतो, दूसरे पे तीसरे नंबर पे आरपीसी 2 कैटेगरी में वो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जो आईसीएफ रेक में 3500 किलोमीटर से अधिक और एलएचबी में 4000 किलोमीटर से अधिक का राउंड ट्रिप अर्न करती हैं। ज्यादा, ये ज्यादा का चिन्ह है ना, मोर देन आईसीएफ में, मोर देन 4000 एलएचबी में, तो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और सारे शेड्यूल उसके ओन डिपो पे, उसके मालिकाना हक जिसका होगा प्राइमरी एंड पे होंगे। अंडर गियर एग्जामिनेशन, ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस इत्यादि वो दूसरे एंड पर होंगे, वो भी पिट लाइन पर। तीसरा इंटरनल किलिंग, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ये हम अधिकतर सभी के सभी उसमें एट बोथ एंड होगा। एक बाद में आप डीएफसी से वो जो डेडिकेटेड पार्सल वैन इत्यादि को छोड़ेंगे तो उसमें तो ये नहीं है, तो सभी में की तरह इसमें भी दोनों है। और इसमें एक्सटर्नल किलिंग जो राजधानी दुरंतो में है, सेम उसी प्रकार का, क्योंकि 3500 किलोमीटर आईसीएफ का रेक और 4000 एलएचबी का जब कर लेगा तो आपको दोनों एंड पर इसकी एक्सटर्नल वॉशिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसके बाद इसका इन रूट एग्जामिनेशन जो टीएक्सआर नॉमिनेटेड पॉइंट है और 250 से 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर के मध्य ये करना पड़ेगा और बिल्कुल नई बीपीसी देनी पड़ेगी, कंप्लीट एयर ब्रेक टेस्टिंग सर्टिफिकेट। मैंने ऊपर आपको पहले एक उदाहरण देके क्लियर कर दिया है, जिस प्रकार राजधानी का प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग होता है, उसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपको इसमें भी देना पड़ेगा। सेकेंडरी एंड वाला सेकेंडरी देगा प्रेस, और शताब्दी में तो आपने देखा था कि केवल कंटिन्यूटी और उसी को इंडोर्स करके हमने आगे इस कार्य को बढ़ाया था। इंडोर्समेंट का उदाहरण आप समझ गए, ये मुख्य बीपीसी है और उसके रहते हर डेट की हमने
इसका एंडोर्समेंट 100% बीपी को उसी को सत्यापित करते हुए आगे दिया है। तो मेल एक्सप्रेस कैन 350 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर से अधिक राउंड ट्रिप वालों के लिए ये सब लागू होती है, ठीक है ना। और उसके बाद इसका तीसरा थर्ड ए आरपीसी थर्ड ए मतलब सीरियल नंबर चौथा एक थर्ड ए किसके लिए है, जो 3500 किलोमीटर या LHB 4000 किलोमीटर तक का, अब तक मतलब इससे ज्यादा नहीं, पहले में तो इससे ज्यादा था, अब इससे अब तक मतलब उसके फाइनल 4000 किलोमीटर LHB में ये जो डेडलाइन से पहले पहले जिनकी ये रन है राउंड ट्रिप का, तो उसमें भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सेम अंडर गियर एग्जामिनेशन, उसमें बोथ हैंड था। 3500 से ऊपर वालों के लिए 3500 से नीचे अप टू तक मतलब 3500 भी होगी तो प्राइमरी एंड पर ही उसका अंडर गियर एग्जामिनेशन होगा। इंटरनल किलिंग एमिनिटीज और वाटरिंग वो तो नेचुरली हर जगह होगी। वाटरिंग तो देखिए कोई भी इन रूट में भी 10 मिनट से ज्यादा कहीं भी ट्रेन हमारी हल्ट करेगी इन रूट इस एग्जामिनेशन में, तो वाटरिंग तो वहां भी होती है, ठीक है ना। और एक्सटर्नल क्लीनिंग इसमें केवल प्राइमरी एंड पर होगी, ठीक है ना, उसमें बोथ एंड पे था। ये मेल एक्सप्रेस में मुख्य अंतर है, 3500 से ज्यादा के लिए ये है, कम के लिए है। और इसमें भी शताब्दी की तरह केवल कंटिन्यूटी चेक होगा और उसी बीपीसी पर, ओल्ड बीपीसी पर एंडोर्समेंट करते हुए वो वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इंटरसिटी जेटी ट्रेनों के लिए जो 3 घंटे से ज्यादा रुकेंगी उसमें भी ये सब व्यवस्था लागू होगी। तो ये आरपीसी थर्ड ए है। अब आरपीसी थर्ड ए का सेकंड पार्ट, थर्ड ए का सेकंड पार्ट क्या है, इसमें मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो कि अपने प्राइमरी डिपो को कई बार टच कर जाती है, कई बार टच कर जाती है। जैसे यदि कोई देहरादून जनशताब्दी या चंडीगढ़ जनशताब्दी, ऊना जनशताब्दी 3500 किलोमीटर से पहले कई बार टच कर रही हैं आईसेफ के रेक में और 4000 किलोमीटर सेवरल टाइम, तो उसमें क्या होगा, आपको बीपीसी का और मेंटेनेंस का एक पैटर्न क्या माना जाएगा कि या तो ये हो या 96 घंटे का उसका रन का अर्निंग 96 घंटे से ज्यादा वो चल चुकी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 96 घंटे के पूरा होते ही n किलोमीटर, इसमें ध्यान रखिएगा जो चीज पहले हो जाएगी उसमें आपको फौरन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे, उसको वॉशिंग लाइन में ले जाना है फिर 6 घंटे के लिए, पिट लाइनों पे अंडर गियर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इंटरनल किलिंग, पैसेंजर एमिनिटी, वाटरिंग, ये तो सब चीजें मैंने बताया अंडरस्टूड है, बार बार एक चीज दोनों जगह होगी। एक्सटर्नल वॉशिंग केवल प्राइमरी एंड पर होगी। और इन रूट एग्जामिनेशन, इन रूट एग्जामिनेशन में चाहे वो वाटरिंग भी है, उसमें एक सेफ टू रन, रोलिंग इन रोलिंग आउट, ये सब एग्जामिनेशन उसके इन रूट स्टेशनों पर होंगे। और टर्मिनेटर एग्जामिनेशन का होगा जिस स्टेशन तो यात्रा पूरी कर लेगी या समाप्त कर लेगी, ठीक है ना। इस केस में भी 96 घंटे से पूर्व 3500 या 4000 किलोमीटर आईसीएफ एलिजिबल के अनुसार आपको ब्रेक पावर का इंडोर्समेंट, वो बीपीसी जो है हर बार फ्रेश नहीं होगी, 96 घंटे से पहले और निर्धारित यात्रा के जो 3500 4000 है उसके बाद ही आप नई बीपीसी इशू करेंगे और आप उसको उसी बीपीसी पर, जैसे हमने दिखाया था ना कि एक बीपीसी के 6 दिन तक उस पर इंडोर्समेंट होगा, इस प्रकार करते चले जाएंगे। थर्ड ए का सेकंड पार्ट है। अब आइए सीरियल नंबर 6 आरपीसी 4 थर्ड बी। इस प्रकार अभी तक हम 5
प्रकार के मेंटेनेंस पैटर्न जो रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल के लिए पूरे देश में, पूरे रेलवे में एक समान लागू करने के लिए कहा है। तो इसका आरपीसी थर्ड बी, पहले आपने थर्ड ए का सेकंड पार्ट, कौन सी ट्रेन है इसमें? इंटरकनेक्टेड मेल एक्सप्रेस राउंड ट्रिप जिनका 3500 तक है, ठीक है ना, जो ट्रेन जो है इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, तो वही राजधानी आईसीएफ एलएचबी का 3500 4000 का अर्निंग जो किलोमीटर अर्न करेगा यात्रा का। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा किसका? उसके प्राइमरी एंड पे। और अंडर गियर एग्जामिनेशन कहाँ होगा? जो मैंने बताया था, या तो ये दूरी या 96 घंटे पूरे होते ही फिर वो पिट लाइन पर वापस चली जाएगी और पूरा उसका एग्जामिनेशन होगा। और इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर एमिनिटी एंड वाटरिंग एट प्राइमरी एंड ईस्टर्न टर्मिनल कौन सा है? एक तो टर्मिनेटर पॉइंट है, लास्ट है, लेकिन जहां जहां भी वो इन रूट पे जाएगी वाटरिंग का, आपको वहां 10 मिनट से ज्यादा है, तो इसको भी उसी तरह आपने ध्यान देना है। इस चीजों को आप समझिए भाई। क्लीनिंग का इसमें जरूर लिखा है प्राइमरी, माना कोई पैसेंजर कंप्लेंट है, पानी नहीं आ रहा और आपके पास समय तो आप भर ही देंगे, ठीक है ना। और एक्सटर्नल तो इसमें भी 96 घंटे बाद जिसका प्राइमरी एंड पर होगा। इन रूट एग्जामिनेशन सबके लिए जहां पे TXR पॉइंट है और जो 250 और 350 किलोमीटर का जो भी हाल्ट इसमें आपका ऑपरेशनल हाल्ट है, वहां इसको आप आसानी से करेंगे, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग स्टेशन पर टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन होगा और 96 घंटे से पहले, ठीक है। ओनली कंटिन्यूटी चेक इफ स्टेबल एट प्लेटफॉर्म, अदरवाइज ब्रेक और चेक विद इंडोर्समेंट ऑन। मतलब उसी पुरानी ओल्ड बीपीसी को जो कि निर्धारित किलोमीटर रन ना कर पाए या 96 घंटे ना हो जाए, उसी पर आप इंडोर्स करते रहेंगे, ठीक है ना। और 96 घंटे पूरा होने के बाद आपको पूरा नए सिरे से फिट पर ले जाकर इसको फ्रेश बीपीसी इशू करनी पड़ेगी। अब आरपीसी 4 ये अभी एनेक्सर ए में मेन लाइन वाली शताब्दी, राजधानी, मेल, एक्सप्रेस की जो मेन लाइन आईसीएफ है, जो हमारी तीव्र गतिमान गाड़ियां हैं, उसके आरपीसी 4 में आप ये देखिए। अब ये पैसेंजर ट्रेन है, ये अब पैसेंजर है, पैसेंजर जिनकी गति जो है 100-110 से थोड़ी नहीं चलती हैं, जगह जगह रुकती हैं, गति एक निश्चित होती है हट कर। तो उसमें आरपीसी 4 आपको इस बारे में क्या दिशा निर्देशन देता है कि पैसेंजर ट्रेन जिनमें टॉयलेट होता है, आपको पता है ना, कुछ पैसेंजर ट्रेनों में वॉशरूम की व्यवस्था होती है, और पैसेंजर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट, आप किसी भी डिब्बे पे चढ़ जाइए, आपका साथी यदि साथ में, तो आप अंदर से वेस्टिब्यूल से होते बड़े आराम से उस तक पहुंच जाते हैं, वो इंटरकनेक्टेड ट्रेन है। तो इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड शेड्यूल इसके प्राइमरी एंड पर होंगे, ठीक है ना। अंडर गियर एग्जामिनेशन कब होगा? अंडर गियर एग्जामिनेशन पिट पर ले जाने वाला वही 3500 किलोमीटर 96 घंटे, क्योंकि अधिकतर भी आईसीएफ के ही रेक हैं, तो इसलिए 3500 किलोमीटर 96 घंटे का उल्लेख है इसमें, ठीक है ना। इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर एमिनिटी एंड वाटरिंग प्राइमरी एंड पे होगा, और एंड ईस्ट टर्मिनल जहां जहां से गुजरती रहेगी, ठीक है ना। तो जो आपसे पानी वानी की व्यवस्था होगी, एक्सटर्नल क्लीनिंग, वॉशिंग और बाकी जो मेजर वर्क है, ये इसके प्राइमरी बेस डिपो पर होगा, ठीक है ना। जब ये 96 घंटे या निर्धारित 3500 किलोमीटर की गति आईसीएफ वाला प्राप्त कर लेगा। इन रूट टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन का पैटर्न सबके लिए सेम है, ये फर्स्ट डे से और अभी तक सेम रहा। राजधानी दुरंतो से लेकर अब पैसेंजर जो कम स्पीड पे चलती हैं, तो इसका आपको इन रूट एग्जामिनेशन सेम टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन जैसे सबका है। टर्मिनेटिंग पॉइंट पर जब 2 घंटा इससे कम या 2 घंटे से ज्यादा होगा, तो आपको टर्मिनेशन एग्जामिनेशन करना है विदाउट पिट। जो भी यार्ड में या प्लेटफॉर्म जहां भी ये खड़ी होगी, वहां पे आपको टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन करना है, ठीक है ना। इसमें भी क्या है कि और प्लेटफॉर्म पर स्टेबल हो तो कंटिन्यूटी,
और अदरवाइज इसके बीपीसी का एंडोर्समेंट यदि यार्ड में है तो बीपीसी को वही आपको सत्यापित करना है, ठीक है ना। सत्यापित कैसे करना है, जो इंजन आएगा या आपके पास यदि यार्ड में कोई प्रेशर लाइन है तो उसको जोड़ते भी आप इसको सत्यापन कर लेंगे, ठीक है ना। अब वंदे भारत की जैसे आप बात कहें तो स्वयं ही अपने अंदर स्वयं सेल्फ प्रोपेल्ड भी है और उसके अंदर अपने कंप्रेसर हैं, उसमें अलग से आपको आरटीआर या एसटीआर देने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आपने आरपीसी 4 के पैसेंजर ट्रेन विद टॉयलेट के लिए विषय का मेंटेनेंस पैटर्न पढ़ा। अब आइए आरपीसी 5 पैसेंजर ट्रेन विदाउट टॉयलेट के लिए क्या कहता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिटलैंड। ये आपने देखा शुरू से लेकर अब तक ये खाना कभी नहीं बदला। तो मतलब जो बेस डिपो है, जो ओन डिपो है, 6 घंटे का मेंटेनेंस ये कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आपको 96 डेज था जिसमें टॉयलेट नहीं है, उसमें गंदगी भी कम होगी, पानी को भी आपने नहीं भरना। तो 3500 किलोमीटर और 7 डेज, जो 7 दिन तक की भी इसकी बीपीसी वैलिड रहेगी। इसका पिटलैंड मेंटेनेंस 7 दिन बाद ही होगा। इंटरनल किलिंग कहाँ होगी भाई, जहां टर्मिनेट हो गया वहां भी किलिंग होगी। माना ईएमयू यार्ड में खड़ी हो जाए तो आपको किलिंग करनी है, या बीच में कोई उद्घोषणा हो जाए बीच के स्टेशन पे तो हमें पैसेंजर कंप्लेंट को क्लियर करना होता है, ठीक है ना। तो लास्ट में टर्मिनेटिंग एंड पे इसकी किलिंग होगी। वाटरिंग का इसमें कोई ज्यादा महत्व है नहीं, ठीक है ना, इस चीज के लिए बात। लेकिन पैसेंजर एमिनिटी, माना कोई आपके पास यदि कोई रेल हैंडल टूट गया जिसमें पैसेंजर चढ़ते हैं, ज्यादा डोर का हैंडल है, ये कहीं वेल्डिंग हो गई, कोई पीसीबी का हैंडल टूट गया, जो इस तरह की चीजें तो आप अपना टर्मिनेटिंग पे करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इन रूट टर्मिनेट एग्जामिनेशन, जहां पे ये टर्मिनेट होगा या नॉमिनेट होगा, जिस जगह ये नॉमिनेट होगा यहां पे इसका टर्मिनल एग्जामिनेशन नॉमिनेट टर्मिनेट डिपो पे होगा। और ये एक दिन में एक बार होना बहुत आवश्यक है सुरक्षा का। इसमें कोई देखो, उसमें 250-300 था, इसमें 1 और इसमें भी जो 7 दिन का, और ये समय है 3500 किलोमीटर, या आप 3500 इसमें 4500 क्यों नहीं जोड़ा जा रहा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनें 2017 तक केवल आईसीएफ के अनुसार ही थी। और माना कभी इन फ्यूचर इसमें कोई अमेंडमेंट आया तो ये भी हो सकता है जो एलएचबी की जो पैसेंजर ट्रेन है, एलएचबी धीमे धीमे एलएचबी में, तो हो सकता है उसमें 4000 किलोमीटर का जुड़ जाए। लेकिन अभी जो हमारे पास पेपर में अभी अपने उतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म पे इसका कंटिन्यूटी होगा या उसी ओरिजिनल बीपीसी को हम जो उसके साथ मिली है निर्धारित समय किलोमीटर अर्निस 3500 और 7 दिन के अंदर वही हम उसको सत्यापित करेंगे, इंडोर्स करेंगे, ठीक है। अब आइए आरपीसी 6 जो सीरियल नंबर में 9वें नंबर पर आता है। तो रेलवे बोर्ड ने 2017 में आरपीसी 6 का किसके लिए, डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन, हमारी अब जिस प्रकार बीएलसीएस या फ्रेट ट्रेन चलती हैं तो तीनों बहुत प्रेस्टिजियस मटेरियल को बहुत जल्दी सुगमता से हमें पहुंचाना हो भाई, उसमें एक तो कमाई का भी साधन है, दूसरा कुछ जैसे दवाइयां हैं कोरोना के टाइम या किसी चीज का जो जीवन रक्षक चीजें हैं इसको भी हमें पहचाना है, ठीक है। तो इस तरह का पार्सल जो ट्रेन है ये अलग से हम चला रहे हैं, जिसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वही 6 घंटे वाला पिट पे होता है, वो प्राइमरी भी एंड पे होगा। नॉर्दर्न रेलवे के या किसी भी रेलवे जिस डिपो को हमने उसको बेस किया होगा तो उसको हम इस प्रकार मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इंटर किलिंग पैसेंजर एमिनिटी, अटेंशन एंड वाटरिंग। तो आप ये बताइए ये खाली क्यों है, इंटरनल किलिंग को तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कौन सी इंटरनल किलिंग होगी, ये तो पार्सल वाहन है।
तो ये इसीलिए खाली है। इसी तरह एक्सटर्नल किलिंग, ये एक्सटर्नल किलिंग का भी किसी भी उस पर नहीं दिखाया गया है इन रूट के उसमें, ठीक है। और टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन ये सब सेम है, जैसे मैंने बताया हर टर्मिनेशन पर इन रूट एग्जामिनेशन होगा, रोलिंग इन रोलिंग आउट होगा, ठीक है। और ब्रेक पावर का ये 10 दिन का जो समय है और 4500, 10 दिन का समय 4500 और सॉरी 4500 किलोमीटर। अब थोड़ा सा आप देखिए, इसमें जो हम एक आदत के मुताबिक 3500 और 4000 किलोमीटर बोल रहे थे, यहाँ पे डेडिकेट पार्सल ट्रेन्स में 4500 किलोमीटर और 10 दिन का हमारे पास वैलिडिटी है पार्सल ट्रेन की। आपने देखा ही होगा, अभी हम फ्रेट एग्जामिनेशन भी पढ़ेंगे अगली वीडियो में, उसमें तो कई कई जो है 15 दिन 30 दिन इस प्रकार की वैलिडिटी भी रहती है। 10 दिन 15 दिन जो वैलिडिटी रहती है, 10 दिन की वैलिडिटी सबसे ज्यादा ये आप एग्जाम में भी पढ़ रहे हो, कभी पार्सल ट्रेन का आपको मेंटेनेंस करना पड़ जाए तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कोई LHB ICF ने 4500 किलोमीटर 10 डेज, ये मिनिमम इसका अंडर गियर एग्जामिनेशन और BPC का भी है। ओनली कंटिन्यूटी चेक, इसी समय तक के भीतर आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है प्लेटफॉर्म पे, और यदि यार्ड पे कहीं होती है तो उसका इंडोर्समेंट करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका RPC 6 में आप मेंटेनेंस करेंगे। अब आप आए RPC 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब अंतिम है लेकिन ये अति महत्वपूर्ण है, किसी से कम नहीं है। तो RPC 7 में कौन कौन सी ट्रेनों का कोचिंग सवारी गाड़ी का हम मेंटेनेंस करते हैं। इसमें मिलिट्री, इलेक्शन स्पेशल, भारत गौरव और जो स्पेशल समर स्पेशल ट्रेन है, टूरिस्ट स्पेशल है, समर स्पेशल है, RPC 7 के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इसका क्या है वैलिडिटी, 4000 किलोमीटर LHB केस में और 3500 किलोमीटर ICF, थोड़ा गलती से लिखा गया LH, ये समझे आप, ICF 3500 में, ठीक है ना। और 7 दिन इसकी वैलिडिटी कब होगी, 7 दिन तक आप प्राइमरी मेंटेनेंस फिट लाइन पर करेंगे। उसके बाद ये जो समय हमने दिया है, तो 7 दिन के बाद इसको अंडर गियर एग्जामिनेशन आपने करना है, ठीक है, पिट पे ले जाके। और जितनी भी स्पेशल ट्रेनें हैं, तो जो प्राइमरी एंड पर या जो भी ईस्ट टर्मिनल, तो बताया था ना टर्मिनल एंड पे और दोनों एंड पे, पर टर्मिनल एंड पे इसको आपको वाटरिंग, एमिनिटी, आप ठीक है ना, जो भी अटेंशन एमिनिटी इत्यादि के देने हैं। एमिनिटी कई है, पंखे भी हैं, कोई पंखा खराब हो गया, कोई ट्यूबलाइट, वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, कोई टोटी, तो ये तो सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक्सटर्नल क्लीनिंग केवल एट प्राइमरी एंड पे, जो बेस डिपो है उस पे होगा। इन रूट एग्जामिनेशन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, इन रूट में सारे एग्जामिनेशन होंगे। और टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन जहां पे इसकी संपूर्णता हो जाएगी यात्रा की, वहां पे आप टर्मिनेटिंग एग्जाम को करेंगे, ठीक है ना। इसमें भी सेम पैटर्न है कि ओनली कंटिन्यूटी चेक एट स्टेबल एट प्लेटफॉर्म, कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद ब्रेक पावर चेक करके आपको उसके मूल BPC के साथ सत्यापित करना है, जब तक ये समय पूरा नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो इसके बाद इसके रिमार्क्स में भी हमने बहुत सी चीजें हैं, कुछ स्टेशन मास्टर के लिए, कुछ हमारे लिए। तो अब आपने इन RPC 1 से RPC 7 तक, उसके फिर पार्ट है RP 1A, फिर 3 के 3A 1 2 भी, इस प्रकार आपने टोटल ये जो 10 पैरामीटर कोचिंग स्टॉक के मेल एक्सप्रेस के लिए दिए हैं, इसके विषय में पढ़ा। अब आप आए इसके विषय में कुछ और मैंडेटरी कंडीशन फॉर राउंड ट्रिप ऑफ मेंटेनेंस। बोर्ड ने 31/1/2007 को, जैसा मैंने बताया, कुछ प्राइमरी एंड के लिए
जो मैंने पहले भी एक बार मैं इस लेटर को भी रिवाइज कर दूं, वो मैंने संगठित करके पहले आपको समझाने। क्लियर मेंटेनेंस, 6 घंटे का मेंटेनेंस, 100% ब्रेक पावर, ठीक है ना। ब्रेक ब्लॉक, जो ब्रेक पावर कैसे होगी, यदि ब्रेक ब्लॉक घिसे होंगे, एक होगा ही नहीं तो ब्रेक पावर थोड़ी ना 100% होगी। ऐसे भी सही ना हो, आपके लीवरेज सही, रिसोर्स सही ना हो, ये सब सेट करने। सारी पैसेंजर एम्यूनिटी प्राइमरी एंड पर पूरी होगी। इंटेंसिव किलिंग होगी। इंटेंसिव किलिंग क्या हो भाई, प्रेशर किलिंग है, आपके हाई प्रेशर जेट हैं, कई जगह तो हम आपको जो पेस्ट कंट्रोल है, इस तरह की सारी चीजें आप इसको करेंगे, ठीक है ना। आपके पास प्रॉपर वॉशिंग वाटर फिलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और पूरा ये चीज मैंने आपको पहले बता दी, इसलिए बता रहा हूं। दूसरे एंड मतलब सेकेंडरी एंड या टर्मिनेटिंग एंड पे क्या होना चाहिए, 2 घंटे से ज्यादा हो जाए तो आपके पास सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। और इसके बाद किसी भी चीज का यदि एक जनरल पॉइंट है कि आपको ज्वाइंट सेफ्टी सर्टिफिकेट भी समय समय पर इसको लेना पड़ेगा। और ये मैंने आपको पहले बताया था, जो भी आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो बीपीसी के ऊपर क्लियर होगा, प्राइमरी भी है, आरपीसी 1 के अंदर कितना क्या है, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया है। अब आइए हम एनेक्सर बी किसके लिए है, जो मेन लाइन के अलावा है। इसमें क्या है, जो डीएमयू ईएमयू के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश, जैसे डीईएम है ना, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जो है, तो इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट द बेस डिपो पर होगा। अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस कहाँ होगा, इसमें भी 10 दिन की प्रायोरिटी है। और 10 दिन की किसकी है, जो 700 HP, जो इसकी पावर के अनुसार इसका इंस्पेक्शन 10 दिन के अंदर इसकी पैरासिटी को बांटा गया, ठीक है ना। और इसमें इंटरनल किलिंग वगैरह का बेस डिपो पे भी होगा। नॉमिनेटेड स्टेशन जो भी माननीय सीएमई महोदय करेंगे, स्वीपिंग वगैरह आप देखते होंगे, जो आपके डीएमओ खड़ी हो जाती हैं, चाहे वो कोचिंग डिपो पे भी खड़ी होती हैं, तो उसका सफाई का और उसके पैसेंजर एमिनिटी का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल किलिंग हमेशा मैंने बताया बेस डिपो पे होगा। रोलिंग इन रोलिंग आउट, जहां भी इसकी फैसिलिटी होगी वहां इन रूट एग्जामिनेशन भी होगा, टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन, जहां ये शाम को अपनी यात्रा समाप्त कर चुकी होगी। और उसके बाद बीपीसी की इशू क्या होगी, द प्लेटफॉर्म ट्रेन एग्जामिनर विल इशू बीपीसी ऑफ द ट्रेन बिफोर कमीशन ऑफ द फर्स्ट आउटवर्ड जर्नी। पहली आउटवर्ड जर्नी का आप बीपीसी देंगे, वो कब तक वैलिड रहेगा, जब तक कि वो वापस मेंटेनेंस डिपो पर नहीं लौट के आता। ब्रेक सिस्टम चेक पीरियड टू स्टार्ट एट प्लेटफॉर्म स्टैंड बाय क्रू एंड गार्ड। और इसका ब्रेक कंटिन्यूटी की जिम्मेदारी जो हमारे गार्ड ड्राइवर इसका चार्ज लेंगे, वो पहले ही इसको कर देंगे, ठीक है ना। 7 दिन बाद तो सारा इसका एग्जामिनेशन होगा। और इसी में एनेक्सर बी में एमईएमयू के लिए भी से इसी प्रकार के दिशा निर्देश है। और एमईएमयू ईएमयू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ये है, डीईएमयू का एक थोड़ा अलग है। और इसकी इंटरनल किलिंग, पैसेंजर एमिनिटी, ये सब एक है। एक्सटर्नल किलिंग, वॉशिंग, इसका एक्सटर्नल वॉशिंग इत्यादि नॉमिनेटेड जो इसका बेस डिपो है, जहां पर प्रॉपर फैसिलिटी हो। इन रूट एग्जामिनेशन सबके इस हिसाब से होंगे, जहां सीएमई साहब जनरल रेलवे के इशू करेंगे, ठीक है ना। बेस डिपो से जब भी ये जैसे ईएमओ कार साइड से जाती है, उस टाइम बीपीसी इशू होगी, ठीक है ना। ब्रेक सिस्टम चेक हमेशा जो मोटरमैन गार्ड ड्राइवर हैं अपनी जर्नी का पर डे स्टार्ट करेंगे जब तक ये 7 दिन पूरे नहीं होते, ठीक है ना। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग परमिशन पावर, ब्रेक पावर 100% रहेगी। तो ये एनेक्सर बी में आपने ब्रेक पावर का समय, इसका मेंटेनेंस, इसका बीपीसी का वैलिडिटी, इस विषय में आपने पढ़ा। तो अब आपने
इस महत्वपूर्ण अध्याय में हम मेंटेनेंस तो कर रहे हैं, यदि हमें दिशा निर्देश क्लियर हो, आरपीसी 4 की ये चिट्ठी हमारे पास हो, हमें पता है कि हमें किसको कितने दिन बाद पुनः सत्यापित करना है, किसको कंटिन्यूटी देनी है, यदि हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो हम रेलवे को एक सुरक्षित परिचालन प्रदान करने में सहायक होंगे और कोई हमारे रखरखाव में कमी नहीं होगी। ठीक है ना, रखरखाव में जब कमी नहीं होगी और समय आने पर हमारे पास प्रॉपर मेंटेनेंस रिकॉर्ड होगा, हम बता पाए अपने उच्च अधिकारी को, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार आप इस पत्र के माध्यम से ये ज्ञान केवल आपके तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने में सहायक है, बाकी समय समय पर आप आने वाले नए पॉलिसी जो लेटर हैं उनको भी अपने अध्ययन में लाएं, क्योंकि वही रेलवे बोर्ड, आरडीएसओ, कैमटेक सर्वोच्च होता है। धन्यवाद। जय भारत।